अस्सलामुअलैकुम। शीतारा रात को बड़े इत्मीनान से सोती रही। इत्मीनान यह था कि अब पारस इसराइल नहीं जाएगा। सुबह होगी तो फिर दोनों की नोकझोंक होगी और इस तरह आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगी। वह बहुत खुश थी। उसके साथ ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजर रहे थे। वो उसे छेड़ता परेशान करता, मगर उसे दिलो जान से चाहता। वो सुबह देर से बेदार हुई, गुसल वगैरह से फारिग होकर एक अच्छा सा लिबास पहना, बेडरूम से बाहर आई। फिर उसे आवाज़ दी, हेलो, तुम कहाँ हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने पूरे बंगले में उसे तलाश किया, बाहर गार्डन में देखा, फिर ख्याल ख्वानी करके उसे मुखातिब किया, ए आवारा बदमाश, क्या वाकई तुम रात को यहाँ वापस नहीं आए थे? कैसे आता? मैंने पिछली रात को ही कह दिया था कि जिस घर का दरवाज़ा औरत बंद कर दे, उस घर का मर्द दूसरे घर में रात गुजारता है। फजूल बातें न करो। मैंने घर का नहीं, सिर्फ बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया था। कोई घर बेडरूम के बगैर नहीं बनता और कोई बेडरूम औरत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यानी औरत ना रहे तो बेडरूम नहीं और बेडरूम ना रहे तो घर नहीं। तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। चलो, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। कहाँ से वापस आ जाऊँ? मैं जहाँ हूँ वहाँ की खबर मुझे मालूम नहीं। मैं दमिश्क में नहीं और ना ही ये मुल्क शाम है। पता नहीं कौन सा मुकाम है। देखो, मजाक ना करो। मैं खूब जानती हूँ तुम दमिश्क में मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और मैं भी खूब जानता हूँ कि अगर मैं प्यार में और छेड़छाड़ में तुमसे दूर चला जाऊँ तो तुम मेरे पीछे ज़रूर आओगी। मैं तो दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारे प्यार में भटकती रहूंगी। सच बताओ, कहाँ हो? मैंने कहा ना, अभी की खबर नहीं कि कहाँ हूँ। परसों 12 तारीख को मुझे तिलबैब में देख सकती हो। ये क्या कह रहे हो? प्लीज़ संजीदगी से बोलो। इसे मेरी संजीदगी नहीं समझोगी तो अब टीवी स्क्रीन पर मुझे परसों वहाँ देख लोगी। वहाँ तुम किस लिए जा रहे हो? अजीब अहमकाना सवाल है। तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझे मुज़ाकरात की दावत दी है। तुम्हारा दिमाग चल गया है। कल मैंने अपने प्यार की कसम खाकर कहा था कि MIM का असली सरबराह वहाँ जा रहा है। मैंने कब इनकार किया है? मैं तुम्हारे प्यार की कसम का यकीन करता हूँ और करता रहूँगा। मगर हमारा प्यार ये नहीं कहता कि मुझे MIM का सरबराह नहीं बनना चाहिए। पागलों जैसी बातें ना करो। क्या 12 तारीख को तिलबैब में एक ही तंजीम के 2 सरबराह जाएंगे? क्या एक मर्द 2 शादियां नहीं करता? ये कहावत पुरानी हो चुकी है कि एक मुल्क में 2 सरबराह और एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इस कहावत के बरक्स एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोड हो जाती हैं। क्या तुम यही हमाकत करने के लिए कल रात मुझसे झगड़ा करके यहाँ से गए थे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झगड़ा मैंने किया था, ये तुमने मुझे बेडरूम से निकाला था। मैं तो अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके पछता रही हूँ। मेरा बस चले तो सारी दुनिया की औरतों को समझाऊं कि अपने मर्द से लाख झगड़े करो मगर दरवाज़ा खुला रखा करो। और ये भी समझा सकती हो कि मर्द बेचारा जानबूझकर नहीं भटकता। वो तो सीधी राह चलता है कि अचानक पैरों तले केले का छिलका आ जाता है। और वो केले का छिलका कोई दूसरी औरत होती है जो जेर से फिसलाकर और पेश से फुसलाकर उस बेचारे की आकबत खराब कर देती है। मगर तुम्हें किसी ने फुसलाया नहीं है तो मुझे धोखा देकर तिलबैब जा रहे हो या वहाँ पहुँच चुके हो। मेरी मजबूरी समझो। पिछली रात दमिश्क की सारी हसीनाओं ने तुम्हारी तरह दरवाजे बंद कर दिए। अब एक ही तिलबैब का दावतनामा रह गया था, इसलिए उधर का रुख कर चुका हूँ। क्या तुम्हारी खोपड़ी में ये बात आ रही है कि वहाँ असली सरबराह पहुँचेगा तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि असली सरबराह का अंजाम क्या होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास असली को पहचानने की कोई कसौटी नहीं। मैं खुद को असली साबित कर दूंगा। क्या जो शख्स एक नई तंजीम बनाकर दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए जहाद कर रहा है, उसे तुम नकली साबित करोगे? क्या दुश्मन उसे नकली समझकर जिंदा छोड़ देंगे? उसे तो फ्रॉड कहकर गोली मार देंगे। पारस ने कहा उसे नकली समझने का मतलब यह है कि मुझे असली तस्लीम किया जाए। फिर मुझ जैसा असली मेहमान सरबराह उस नकली को मुआफ़ करने के लिए कहेगा तो वो उसे ना गोली मारेगा और ना गिरफ्तार करेगा। पारस खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद ना समझो। अगर उन्होंने तुम्हारा फ्रॉड पकड़ लिया तो क्या होगा? तो मेरे साथ भी वही सलूक होगा जो मैं असली के साथ करना चाहता हूँ। यानी वो असली सरबराह मुझे गोली खाने और गिरफ्तार होने नहीं देगा, क्योंकि हम उस नई तंजीम के पहले मिशन से अब तक उसके काम आ रहे हैं। क्या वो अपने मोहसिन पर मुसीबत आने देगा? ओ गॉड, पता नहीं गॉड ने तुम्हारी खोपड़ी में किस किस्म का मसाला भरा हुआ है। अजीब उल्टी सीधी हरकतों से कोई ऐसा कारनामा कर जाते हो कि बाद में लोग हैरानी से सोचते ही रह जाते हैं। इस वक्त भी तुम बड़ी मक्कारी से कोई चाल चल रहे हो। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। प्लीज़ मुझे बता दो कि किस किस्म की बदमाशी करने जा रहे हो। वाह, तुमने आखिरी फिक्रे में तारीफ का हक अदा कर दिया। भला कोई बदमाश ये बताता है कि वो क्या बदमाशी करने जा रहे हैं? देखो, सीधी तरह नहीं बताओगे तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम यहूदी हसीनाओं के लिए वहाँ जा रहे हो। तुम्हें यही समझना चाहिए ताकि तुम अपने पारस को गुमराही से बचाने के लिए खुद तिलबैब आओ। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें ढील दूंगी? मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूंगी और तुम्हारे नकली सरबराह साबित होते ही वहाँ से तुम्हें ले आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि हम दुश्मनों के दरमियान रहें। चलो, खुशी हुई कि अब मैं लंगड़ा नहीं रहूँगा। हम जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया ना रहे तो गाड़ी लंगड़ी हो जाती है। कितनी घिसी पिटी कहावत है। ये कहावत सुनकर औरतें बहुत खुश होती हैं। तसव्वुर में अपने बगैर अपने जीवन साथी को लंगड़ा देखती हैं। ठीक है, इस खुशी में चली आओ। मेरी दूसरी टांग तिलबैब में मुलाकात होगी। तुम बातों ही बातों में असल बात को टाल देते हो कि वहाँ जाने का असल मकसद नहीं बताओगे।
तुम यकीन नहीं करोगी, मैं तुम्हारी ही जिद पूरी करने जा रहा हूँ। वहाँ मैं तुम्हें MIM के सरबराह को बेनकाब करके दिखाऊंगा। क्यों मुझे नादान बच्ची समझ कर बहला रहे हो? वो सरबराह तो खुद ही अपने असल रूप में वहाँ पहुँचने वाला है। उसने कह दिया और तुमने भी यकीन कर लिया। क्या अमेरिका और इसराइल के काबरीन भी तुम्हारी तरह यकीन कर लेंगे? क्या अकल ये तस्लीम करती है कि MIM का सरबराह इब्तदाई अहम मरहलों में कामयाबियां हासिल करने के बाद किसी अहमक की तरह खुद को दुश्मनों के सामने पेश कर देगा? क्या वो अपने हुस्न का जलवा दिखाने के लिए बेचैन हो गया है? मैं मान लेती हूँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, वो खुद को बेनकाब करने नहीं आएगा। मगर तुम अभी कह रहे थे कि तेल अबैब में उसे मेरे सामने बेनकाब करोगे। मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो नहीं आएगा, ये कहा है कि वो खुद को पेश नहीं करेगा। वहाँ आएगा मगर किसी को सरबराह की डमी बनाकर पेश करेगा। तुम औरतों को समझाने के लिए बहुत सर खपाना पड़ता है। अब जाओ और तेल अबैब जाने के इंतजामात करो। उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी कि MIM के सरबराह ने फ़ोन पर खुद उससे कहा था कि वो यहूदियों की दावत कबूल कर रहा है और 12 तारीख को वहाँ पहुँचने वाला है। लिहाजा पारस की ये बात दुरुस्त है कि वह सरबराह ज़रूर वहाँ जाएगा, लेकिन किसी की डमी को सरबराह बनाकर इस टीम में मुशीर वगैरह की हैसियत से रखेगा। वह दमिश्क में एक फ़र्जी नाम से चेहरा बदलकर पारस के साथ थी। दोनों के पास जाली पासपोर्ट और दीगर मुतलका कागजात थे। पारस तो अपना पासपोर्ट और कागजात लेकर जा चुका था। शीतारा ने ख्यालख्वानी के जरिए शाम की एक फ़्लाइट में लबनान के लिए सीट रिजर्व कराई। दमिश्क से बराह रास्त इसराइल के लिए इन दिनों कोई फ़्लाइट नहीं थी। वो लबनान से तेल अबैब जा सकती थी। वो जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। ऐसे ही वक्त टेलीफोन की घंटी ने उसे मुतवज्जा किया। उसने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से एक भारी भरकम सी आवाज़ सुनाई दी, मैं अजनबी भी हूँ और शनासा भी। तुम्हारा पारस का और जनाब फरहाद अली साहब की पूरी टेलीपैथी जानने वाली टीम का एहसानमंद हूँ। क्या तुम मुझे पहचान रही हो? वो बोली, आपने जो हवाले दिए उनमें से एक ही पुरस्कार शख्स को पहचान सकती हूँ, मगर कुछ उलझन सी है, लिहाजा आप वजाहत से अपना तारुफ कराएं। मैं MIM का सरबराह तुमसे बोल रहा हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ? कल रात फ़ोन पर आपकी आवाज़ दूसरी थी और अभी इससे मुख्तलिफ है। ये क्या कह रही हो? कल रात मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। तुम्हारी इस बात से जाहिर हो रहा है कि कोई तुमसे फ्रॉड कर रहा है। मैं ये क्यों ना समझूं कि तुम अभी मुझसे फ्रॉड कर रहे हो? प्लीज़ मेरे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। मैं सुबह से TV वगैरह के ज़रिए ये ऐलान सुन रहा हूँ कि मैंने यहूदियों की दावत कबूल कर ली है और परसों 12 तारीख को तेल अबैब पहुँचने वाला हूँ। मैंने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए हैं। तब पता चला कि सुपर मास्टर के और यहूदियों के टेलीपैथी जानने वालों को मशरूबा के दिमाग से ये इत्तला मिली है और मैं ये जानता हूँ कि मेरी हमायत में सिर्फ तुम ही मशरूबा के दिमाग में जाती हो। लिहाजा सही मालूमात हासिल करने के लिए तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, हमारे मुतल्लिक अच्छी खासी मालूमात रखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आऊँगी। मैं तुम्हें छोटी बहन कहता हूँ और अकल की ये बात समझाता हूँ कि फ़रेब दुश्मन करते हैं। अगर मैं दुश्मन होता तो अब तक मेरे मुजाहिदीन तुम्हारे इस बंगले को घेर कर तुम्हें बाहर निकलने ना देते। मुझे पता है कि पारस कहीं गायब है और तुम बिल्कुल तनहा हो। मेरे दिमाग में आकर देखो, मैं सांस रोक लूँगा, लेकिन तुम्हारे बंगले के अंदर आकर गोली मारूंगा तो तुम कभी सांस नहीं रोक सकोगी। मगर भाई हूँ, बहन की सिर्फ सलामती नहीं चाहता, फ्रॉड से बचाना भी चाहता हूँ। वो बोली, आपकी बात दिल को लग रही है। आप मेरा फ़ोन नंबर और मेरा बंगला नंबर जानती हैं, मुझे दूर से गोली मार सकती हैं। अब आप ही बताएं कि पिछली रात किसने सरबराह बनकर मुझे फ़ोन पर यहूदियों की दावत कबूल करने वाली बात की थी? मैं तुमसे पूछने आया हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। इससे जाहिर होता है कि हम दोनों धोखा खा रहे हैं। मेरा मशवरा है कि फ़ौरन पारस से रब्ता करके उसे इस फ्रॉड से आगाह करो। शायद वो इस मामले में कोई रोशनी डाल सके। प्लीज़ आप मुझसे 10 मिनट बाद रब्ता करें। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि पारस अभी कहाँ होगा। वो मुझे भी अपने दिमाग में आने नहीं देता। मैं दूसरे ज़राए से मालूम करूँगी। उसने रिसीवर रख दिया। अजनबी फ़ोन करने वाले ने झूठ कह दिया था कि पारस से उसका दिमागी रब्ता नहीं रहता। अगरचे अजनबी सच्ची बातें कर रहा था, वह फ़ोन करने के बजाय बंगले में घुसकर उसे गोली मार सकता था। लेकिन वो खुद हैरान था कि सुबह से तेल अबैब में उसकी आमद का ऐलान क्यों किया जा रहा है, जबकि उसने दावत कबूल नहीं किया। शीतारा भी उलझ कर रह गई। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस को मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या बात है? वो बोली, अभी MIM के सरबराह से मेरी बात हुई है। उसने यहूदियों की दावत कबूल नहीं की है। कबूल ना की हो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो कबूल कर लिया है। अब जाओ, मुझे काम करने दो। ठहरो, सांस ना रोकना। अभी जिस सरबराह से बात हुई है वो कहता है कि उसने कल रात मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की, यानी कल रात मुझसे बातें करने वाला कोई दूसरा शख्स सरबराह बना हुआ था। इसका मतलब है MIM के 2 सरबराह हैं, एक तुमसे रात को और दूसरा दिन में बातें करता है। इसका ये मतलब नहीं है हमसे फ्रॉड हो रहा है, सरबराह एक ही है। अभी बातें करने वाला रात वाले को फरेबी कह रहा था, तो फिर रात वाला दिन वाले को फरेबी कहेगा। इन दोनों के मामले में मुझे क्यों घसीट रही हो? भाई मुझे काम करने दो। ठहरो, अभी सांस ना रोकना। क्यों बार बार मुझे सांस ना रोकने को कह रही हो? क्या तुम ये सोचकर परेशान नहीं हो रहे कि इन 2 फ्रॉड में से कोई दुश्मन बंगले में घुसकर मुझे हलाक कर सकता है? मैं परेशान होने की हमाकत क्यों करूं, जबकि दुश्मन किसी टेलीपैथी जानने वाले या वाली को हलाक नहीं करते, उन्हें ट्रैप करके अपनी मामूला बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
मैंने ये मुहावरा इस्तेमाल किया जबकि उल्लू कभी सीधा नहीं हो सकता। फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो बोली, वो दूसरा सरबराह फिर फ़ोन कर रहा है, मैं उसे क्या जवाब दूँ? नेक मशवरा दो कि वो भी तेल बैब आ जाए। यहूदी इतने कंजूस भी नहीं है कि 3 सरबराहों की मेज़बानी ना कर सकें। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने रिसीवर उठाकर पूछा, क्या आप हैं? वही आवाज़ आई, हाँ तुम्हारा भाई हूँ। क्या पारस से रब्ता हुआ? वो बोली, मैंने कई बार कोशिशें की मगर वो सांस रोक लेता है। क्या मैं एक मशवरा दूँ? हाँ बोलो, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। आप 12 तारीख को भेस बदल कर तेल बैब जाएँ और उससे फ्रॉड सरबराह बनने वाले को सजा दें। हम आपके साथ पहले भी थे, अब भी रहेंगे। अच्छी बात है, जब सारी दुनिया में ऐलानात हो रहे हैं तो मुझे जाना ही चाहिए। तेल बैब में मेरे जो मुजाहिदीन हैं उनमें से एक मुजाहिद का फ़ोन नंबर नोट करो। वो मेरे साथ रहेगा और तुम उसके दिमाग में रहकर मुझसे ताउन करती रहोगी। उसने एक फ़ोन नंबर बताया। शीतारा ने इसे नोट कर लिया। फिर उससे रब्ता ख़त्म हो गया। वो पारस के पास आई। वो बोला, ये रह रह कर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खुदा के लिए आराम से पड़ी रहो, ख्याल ख्वानी ना करो। पारस, फॉर गॉड सेक, ज़रा संजीदा हो जाओ और अब नए हालात पर गौर करो। परसों 12 तारीख को MIM के एक नहीं 3 सरबराह पहुंचेंगे। यहूदियों ने वीडियो कैमरे जगह जगह रखे होंगे। सारी दुनिया 3 सरबराहों को देखेगी तो MIM का मजाक उड़ाएगी। दुनिया वाले ऐसे अहमक तो नहीं है कि MIM तंजीम का मजाक उड़ाएं। यह तो इसराइल की तरफ से ऐलान हो रहे हैं कि MIM का सरबराह तेल बैब आ रहा है, जबकि इस तंजीम के सरबराह ने अपनी आमद का ऐलान नहीं किया। क्या दुश्मन महज अपनी तरफ से ऐलानात करके ये साबित कर सकते हैं कि उस सरबराह ने दावत कबूल करने की कोई तहरीर भेजी थी या अपना कोई नुमाइंदा पहले से भेजा था? हाँ, ये सच है कि सरबराह ने दावत कबूल करने का एक बार ऐलान नहीं किया। इस बात को जहन्नुम में जाने दो। मैं तुमसे कहती हूँ कि उन दोनों सरबराहों को वहाँ एक दूसरे से निमट लेने दो। तुम तीसरे सरबराह बनकर ना जाओ। तुम यूँ समझो कि मैं जा चुका हूँ और अब तुम्हें आना है। मैं जानता हूँ तुम मेरा साया हो, मेरे पीछे ज़रूर चली आओगी। और मैं भी जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िद से बाज नहीं आओगे। ठीक है, मैं वहाँ कल सुबह तक पहुँच जाऊँगी। उनका रब्ता ख़त्म हो गया। उधर तेल बैब में खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम बरादर्स अलर्ट हो गए थे। दाऊद मंडोला उन तमाम बरादर्स और यहूदी टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में बारी बारी जा रहा था और ये देखकर मुतमईन हो रहा था कि वो सब बड़ी जहानत से काम कर रहे थे। एयरपोर्ट से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक वीडियो कैमरों, ऑडियो रिकॉर्डिंग के आलात के वगैरह ऐसे एंटी मेकअप खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे कि वह सरबराह किसी मेकअप में आता तो वो कैमरे उसके मेकअप के पीछे छुपे हुए असली चेहरे की तस्वीर उतारते रहते। हत्ता कि उस सरबराह के साथ आने वालों में जितने भी बहरूप में होते उनके असली चेहरे भी जाहिर होते रहते। जब पहली बार MIM के मुजाहिदीन ने त्यारे अगवा किया था तो सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले उन मुजाहिदीन के दिमागों में जाते रहे थे। बाद में पता चला कि इन मुजाहिदीन के चोर ख्यालात से कुछ मालूम नहीं किया जा सका और तब ही से तमाम दुश्मनों को शुबा हुआ कि इस नई तंजीम में भी ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं। अब ब्रेन आदम दूसरे तमाम आदम ब्रादर्स और अपने टेलीपैथी जानने वालों को समझा रहा था कि जो मेहमान सरबराह आने वाला है उसे और उसकी मातियत मुजाहिदों को जब तक जोहराना और इशियाइया दिया जाएगा, इन तमाम दावतों में इसराइल के हुक्काम और फौजी अफसरान भी शामिल रहेंगे। दोस्त और दुश्मन सभी एक डिश से खाएंगे। इस तरह सरबराह को यह शुबा नहीं होगा कि खाने की चीज़ों में एसाबी कमजोरियां पैदा करने वाली दवाएं मिलाई गई हैं और वह दवाएं इतनी कम मिकदार में होंगी कि खाने वालों को ना शुबा होगा और ना ही वह फौरी तौर पर कमजोरी महसूस करेंगे। और जब उन्हें कमजोरी महसूस होगी तो इसराइली हुक्काम और फौजी अफसरान भी लाजमी तौर पर कमज़ोर होंगे। फिर तमाम तेल बैब के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे मरीज़ अस्पताल में दाखिल होने आएंगे जो अचानक कमजोरियां महसूस करने लगे हों। यह खबर आम की जाएगी कि इसराइल के उस शहर में और चंद दूसरे बड़े शहरों में एक नामालूम सी वबा फैल गई है और तिब्बी माहिरीन इस वबा के वायरस या जरासीम पर तहकीकात कर रहे हैं। इस तरह इसराइल पर यह इल्ज़ाम नहीं आएगा कि उन्होंने मेहमानों से खुफिया तौर पर दुश्मनी की है। आला हुक्काम से लेकर आम मरीजों तक उसी नामालूम वबा के गवाह बन जाएंगे। बाबा साहब के दायरे के टेलीपैथी जानने वाले या MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले, हत्ता के सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले भी जिस इसराइली हाकिम या अहम फौजी अफसर के चोर ख्यालात पड़ेंगे उन ख्यालात से भी ये साबित होगा कि इसराइली हुक्काम और अफसरान कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। वो सचमुच अचानक फैलने वाली वबा का शिकार हो चुकी हैं। इसमें शक नहीं कि यहूदी खुफिया तंजीमें दाऊद मंडोल, एक्सरेमैन मार्टन और ब्रेन आदम जैसे बड़े जहीन लोग थे। एल्पा और टेरी आदम के अलावा टालबुट और मोनारो भी ख्याल ख्वानी के फ़राइज़ कामयाबी से अंजाम दे रहे थे। यही वजह थी कि एक अरसा गुजरने के बाद कोई इस यहूदी तंजीम को बेनकाब नहीं कर सका था। मुझे और सुपर मास्टर को सिर्फ इतना सा शुबा था कि इस खुफिया तंजीम से इसराइली इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम का कोई ताल्लुक ज़रूर है। इसके बावजूद हम में से कोई इस तंजीम के सरबराह तक नहीं पहुंच सका। इसके बरक्स सभी MIM की इस नई तंजीम के सरबराह की असलियत जानने की फ़िक्र में थे क्योंकि वो मुसलमान था। नई तंजीम के मुजाहिदीन मुसलमान थे और वह इस्लामी ममालिक को यहूदियों की दोस्ती से बाज रखने के लिए मैदान अमल में आए थे। इसलिए सुपर मास्टर वगैरह को किसी खुफिया यहूदी तंजीम के सरबराह से ज़्यादा MIM के सरबराह की फ़िक्र खाई जा रही थी। यहूदी खुफिया तंजीम ने ऐसे ठोस और कामयाबी से हमकनार करने वाले इक़दाम किए थे कि इस नई तंजीम के सरबराह की असलियत ज़ाहिर हो जाती। उन्होंने सरबराह और उसके साथ आने वालों के दिमागों के अंदर तक पहुंचने के लिए सुरंग तैयार कर ली थी।
फिर उनसे ताउन करने के लिए सुपर मास्टर की जानिब से शतरंज का चैंपियन टेलीपैथी जाने वाला माइक हरारे एक निहायत खरांट और तजुर्बाकार जासूस के साथ वहां पहुंच गया। अगरचे अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम एक थे और मौजूदा हालत में दोनों ने ही किसी तरह उस पुरस्कार सरबराह को बेनकाब करने के मुकम्मल इंतजाम किए थे। इसके बावजूद सुपर मास्टर यहूदियों पर बहुत से मामलात में भरोसा नहीं करता था। इसलिए ये बात छुपाई गई कि माइक हरारे टेलीपैथी जानता है। तमाम इसराइली उसे महज एक शतरंज के चैंपियन की हैसियत से जानते थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो माइक हरारे भी मेहमान के सरबराह के खिलाफ कोई शतरंजी चाल चलेगा। यह शतरंज का चालबाज एक दिन पहले 11 तारीख को पहुंच गया था। उसने ब्रेन आदम से कहा, मुझे और मेरे जासूस को एक एक कार दी जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा तेलबैब के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर MIM के मुजाहिदीन को ताड़ने की कोशिश करेंगे। वो मुजाहिदीन अपने सरबराह की आमद से पहले यहाँ पहुँच चुके होंगे और अपने तौर पर हिफाजती तदाबीर पर अमल कर रहे होंगे। ब्रेन आदम ने उनके लिए 2 कारें फराम कर दी, उनके लिए खसूसी शनाख्ती कार्ड जारी किए ताकि इस शहर के तमाम फौजी और पुलिस वाले इस कार्ड को देखकर उनसे हर तरह का ताउन हासिल करें। जो बहुत तजुर्बाकार और शातिर जासूस होते हैं वो ख़तरनाक बैनुल-अक़वामी मुजरिमों को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन माइक हरारे टेलीपैथी का भी हथियार इस्तेमाल करने वाला था। उसे जिस पर शुबा होता उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी असलियत मालूम कर लेता। फिर उसने सुपर मास्टर से यह भी तय किया था कि अगर वो यहूदी टेलीपैथी जाने वालों से पहले सरबराह की असलियत मालूम कर लेगा और उसके दिमाग के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाएगा तो उसे दिमागी तौर पर गायब कर देगा। फिर सुपर मास्टर को इतला देगा। सुपर मास्टर पाशा को माइक हरारे के पास भेजेगा। फिर पाशा हरारे के हुक्म के मुताबिक उस सरबराह के दिमाग को पूरी तरह अपने कब्जे में रखेगा और उस असल तक यहूदियों को पहुंचने नहीं देगा। फिर यह कि जितने यहूदी टेलीपैथी जाने वाले थे वो सब अमरीकी ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए पैदा हुए थे और उनकी टेलीपैथी से इसराइल बड़े फ़ायदे उठा रहा था। हरारे ने यह भी तय किया था कि अल्पा और टेरियादम नज़र में आएंगे तो वो उन्हें किसी न किसी तरह ट्रैप करके अमरीका वापस ले जाएगा। फिर उन्हें दूसरी बार मशीन से गुजार कर यहूदी से ईसाई बनाएगा और फिर से उन्हें अमरीका और अमरीकी कौम का वफादार बना देगा। गोया 12 तारीख को MIM के सरबराह की आमद सिर्फ उस नई तंजीम को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी, उसकी मेज़बानी करने वाली यहूदियों के भी शामत आने वाली थी। पारस ने इस पूरे मंसूबे की लाइन बनाई थी। मैंने उसे तस्लीम किया था क्योंकि वो जो करने जा रहा था उसे यूँ तो सारी दुनिया देखती, लेकिन उस खेल के पीछे जो खेल वो जारी रखे हुए था वो सबकी समझ में आने वाला नहीं था और जब समझ में आता तो उस वक्त तक दुश्मनों के होश उड़ चुके होते। 11 तारीख की रात को मशरूबा के दिमाग से ये इतला मिली कि दूसरे दिन 12 तारीख को MIM का सरबराह एक खसूसी फ़्लाइट से दोपहर 1 बजे तेलबैब पहुंच रहा है। वहाँ की फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया और ज़्यादा मुस्तैद हो गई। सरबराह से दोस्ती और दुश्मनी के सिलसिले में जितने इक़दामात किए गए थे उन पर नज़रसानी होने लगी। तमाम इंतज़ामात को बार बार चेक किया जाने लगा ताकि कोई गलती या कमी न रह जाए। शी तारा भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने एक होटल में क़याम करने के बाद ख्याल खोनी के ज़रिए पारस से कहा, मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? तुम कब आई हो? अभी 2 घंटे पहले। ताज्जुब है, 2 घंटे पहले दुनिया में आई और बोलने भी लगी। मैं इसी दुनिया के एक मुल्क के एक शहर तेलबैब में हूँ। फजूल बातों से परहेज़ करो और बताओ कि कहाँ हो और हमारी मुलाकात कहाँ होगी। मैं वहाँ आऊँगा तो मुलाकात होगी। मैंने टीवी के ज़रिए ऐलान सुना है कि वह सरबराह कल दोपहर 1 बजे तेलबैब पहुँचेगा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह उसका जहाज़ लेट कर दूँ और ठीक उसके मुकर्रर वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरी बात मानो और उससे पहले पहुँच जाओ। मेरे साथ रहकर दूर ही से एक तंजीम के 2 सरबराहों के यहाँ पहुँचने का तमाशा देखो। दुनिया कहती है कि औरतों के मशवरों पर चलने वाला कहीं ना कहीं ज़रूर ठोकर खाता है और अभी उस दूसरे सरबराह ने अपनी आमद के वक्त का ऐलान नहीं कराया। हाँ, सोचने की बात है कि वो दूसरा सरबराह खामोश क्यों है। अगर उसने शाम तक अपनी आमद की इतला ना दी तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरा शख्स फ्रॉड है। उसने असली सरबराह के आने की इतला सुन ली है, इसलिए शायद यहाँ अब नहीं आएगा। ऐसा ना कहो शी तारा, वो नहीं आएगा तो तुम वहाँ अकेली रह जाओगी। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। जहन्नुम में जाए वो फ्रॉड सरबराह। अरे क्यों, मुझे जीते जी जहन्नुम में भेज रही हो? वो दूसरा सरबराह मैं ही हूँ। अब बोलो, आऊँ या ना आऊँ? ये क्या कह रहे हो? क्या रात को जिसने सरबराह बनकर फ्रॉड किया था वो तुम थे या तुम्हारी चाल? वो मेरी चाल थी। तुम मेरे तेलबैब आने पर एतराज़ कर रही थी, इसलिए मैंने पहले तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया। अब तुम एतराज़ नहीं करोगी बल्कि मुझे सर के बल आने को कहोगी। तुम पक्के बदमाश हो। फॉर गॉड सेक, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके चले आओ। ओके, ये तो बताओ कितनी जल्दी चलाऊँ? मैं तो चाहती हूँ पलक झपकते ही चले आओ। तो फिर अपनी पलकें झपकने से पहले अपना ये दरवाज़ा खोलो, मैं आ जाऊँगा। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर दौड़कर इसे खोला तो उसका महबूब निगाहों के सामने था। वो चीख मारकर उसके गले से लग गई। वो उसे गले से लगाए कमरे के अंदर आ गया, फिर दरवाजे को बंद करके बोला, क्या होटल वालों को हमारी मुलाकात का तमाशा दिखाना चाहती हो? अपनी खुशी को काबू में रखो। मैं इसी होटल के कमरे में एक सयाह की हैसियत से हूँ, मगर हम कल शाम तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे रब्ता रखा करोगी। तुम कहते हो तो सही, मगर हमारे एक साथ रहने में क्या नुकसान है? कोई हमें नहीं पहचानेगा। दुश्मनों को अहमक ना समझो। मैं चाहता हूँ कि कोई बुरा वक्त आए तो हम एक साथ गिरफ्त में ना आए।
हम में से कोई एक उनकी नज़रों में आएगा तो दूसरा महफूज रहकर उसके लिए दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। तुम दुरुस्त कहते हो, मगर जब तक यह दरवाज़ा बंद है तब तक तो हम एक दूसरे की आगोश में रह सकते हैं। पारस ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर वो दरवाज़ा बंद ही रहा। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे वो खास त्यारा प्रवास करता हुआ आया, फिर एक रनवे पर ठहर गया। वहाँ इसराइली हुकाम और फौज के अफसरान MIM के सरबराह का इस्तकबाल करने आए थे। फौज के मुसल्लह जवान कई कतारों में लड़ खड़े हुए थे। त्यारे का दरवाज़ा खुला। पहले एक हॉस्टेस मुस्कुराती हुई बाहर आई, फिर 2 मुसल्लह मुजाहिदीन बाहर खिड़की के ऊपरी हिस्से में आए। एक ने मेगाफोन के जरिए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ताल्लुक मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन से है। आपने खैर सिगाली के तौर पर हमारी तंजीम के रहनुमा को दावत दी थी। हमारी ये रहनुमा दावत को कबूल करते हुए तशरीफ़ ले आए हैं और अब आपके रूबरू आ रहे हैं। उसकी बात ख़त्म हुई तो त्यारे के अंदर से MIM के एक मखसूस मुजाहिदाना नगमा गूंजने लगा। उस नगमा की गूंज में एक कद्दावर शख्स त्यारे से बाहर आया। उसने बाहर आकर कहा, मैं आपके मुल्क में आया हूँ और ये देखने आया हूँ कि यहाँ दोस्तों के दरमियान हूँ या दुश्मनों के। ये कहकर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया, फिर वहाँ के हुकाम से और फौजी अफसरान से मुसाफिया करने लगा। वो सब बड़ी गर्मजोशी से उसे खुश आमदीद कह रहे थे। फिर उसे एक शानदार गाड़ी में बिठाया गया। आगे पीछे भी गाड़ियाँ थीं। वहाँ का आला हाकिम और एक आला फौजी अफसर उस सरबराह के साथ बैठे बड़ी खुश दिली और खुश मजाजी से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर वो गाड़ियाँ एयरपोर्ट की इमारत के दाखिली दरवाजे के करीब रुक गईं। MIM का सरबराह फूलों के हार से लदा हुआ था। वो सब गाड़ियों से उतरकर इमारत के अंदर जाने लगे। सरबराह ने तमाम हार उतार कर एक मुसल्ला मुजाहिद को दे दिए। त्यारे से बाहर आते वक्त ही बेशुमार वीडियो कैमरे ऑन हो गए थे। जब वो इमारत के अंदर आया तो वहाँ खुफिया तौर पर जगह जगह नस्ब एंटी मेकअप कैमरे सरबराह की तस्वीर उतारते जा रहे थे। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के नामवर जासूस एक कमरे में बैठे टीवी स्क्रीन पर सरबराह की आमद का मंजर देख रहे थे और एक इलेक्ट्रॉनिक खुदकार मशीन के जरिए वो तस्वीर बाहर निकल रही थी जो एंटी मेकअप कैमरे से उतर रही थी। इन सुराग रसानों ने मुस्कुरा कर एक एक तस्वीर को देखा। उनका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो सरबराह मेकअप में था। उसके दाएं बाएं चलने वाले मुसल्ला मुजाहिदीन और पीछे आने वाले उसके मुशीर भी मेकअप में थे, लेकिन एंटी मेकअप कैमरे की तस्वीर उनके असली चेहरे की तस्वीरें दिखा रही थी। यहूदी टेलीपैथी जानने वाले टेरी आदम, एल्पा टालबूट और मनारो इन सुराग रसानों के दिमागों से मालूमात हासिल कर रहे थे। ब्रेन आदम और दूसरे आदम ब्रदर्स भी एक कमरे में बैठे टीवी स्क्रीन को देख रहे थे और अपने टेलीपैथी जानने वालों की रिपोर्ट्स वगैरह भी सुन रहे थे। एल्पा ने शदीद हैरानी से ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, वो सरबराह मेकअप में है। इस मेकअप के पीछे शतरंज के आलमी चैंपियन माइक हरारे का चेहरा छुपा हुआ है। उस वक्त मैं मरीना के दिमाग में था। मरीना एक यहूदी फौजी गार्ड के अंदर थी। वो गार्ड सरबराह माइक हरारे के साथ और एक मुजाहिद के साथ चल रहा था। मैंने कहा, मरीना कम ऑन, माइक हरारे को गोली मारो। वो काम जो मैं मरीना से ले रहा था उसे खुद कर सकता था, मगर पारस के मंसूबे के मुताबिक शीतारा को इसलिए तेलबैब पहुंचाया गया था और मरीना को घरेलू जिंदगी से निकालकर इसलिए एक्शन में लाया गया था कि कोई गड़बड़ होने से पारस वहाँ रहकर दोनों से काम ले सकता था। फिर यह कि माइक हरारे को जान से मारना नहीं था, सिर्फ जख्मी करना था। जैसे ही मरीना ने उस फौजी गार्ड के जरिए निशाना लेकर गोली चलाई, मैंने निशाने को जरा बहका दिया। गोली माइक हरारे के बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई। वो उछलकर फर्श पर गिरा। भगदड़ सी पैदा हुई और उस फौजी गार्ड को फौरन हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ तमाम यहूदी ख्यालख्वानी करने वाले जख्मी माइक हरारे के दिमाग में उसकी चालों को समझने के लिए आए और यही पारस का मंसूबा था कि यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम चूहे एक एक करके अपनी बिल से निकलें। वो लोग MIM के सरबराह तक पहुंचना चाहते थे। पारस ने बरसों तक पुरस्कार रहने वाली यहूदी तंजीम के सरबराह तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। यहूदियों को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत रहती है। जहाँ कोई मिलता है फ़ौरन उस पर झपट पड़ते हैं। अब उन पर यह इंकशाफ होने वाला था कि माइक हरारे भी टेलीपैथी जानता है। वो इसका ब्रेन वॉश करेंगे, अपनी खुफिया यहूदी तंजीम में शामिल करेंगे, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि हम माइक हरारे के अंदर मौजूद रहते हैं। और कामयाबी की तरफ ले जाने वाला ये मंसूबा शैतानों के शैतान पारस का था। सुपर मास्टर और फौज के 3 आला अफसरान ने बड़ी दानिशमंदी से फैसला किया था कि शतरंज के आलमी चैंपियन और टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को दोबारा ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा जाए ताकि वो वफादार होने के अलावा जानिसार भी बन जाए और कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला कभी जबरन हावी होना चाहे तो वो उंगली में पहनी हुई अंगूठी में छुपा हुआ जहर खाकर जान पर खेल जाए और यूं उसकी टेलीपैथी कलम किसी माहिर के काम न आए। माइक हरारे की जहानत और चालबाजी को सब मानते थे और बहुत से मसाइल हल करने के लिए उसके मशवरों पर अमल करते थे। जब यह मसला सामने आया कि MIM का सरबराह तेलबैब आने वाला है और ऐसे वक्त किस तरह सरबराह की असलियत मालूम की जाए, तो माइक हरारे ने मशवरा दिया कि उसे और एक मिलिट्री जासूस को अमरीकी नुमाइंदा बनाकर इसराइल भेजा जाए। इसराइली हुकाम बेशतर मामलात में अमरीकी नुमाइंदों और मशीरों को शरीक करते हैं। उन्होंने माइक हरारे और उसके साथी मिलिट्री जासूस को तेलबैब में सहूलतें फराहम की थी। ये तमाम वाक़यात पहले बयान किए जा चुके हैं, लेकिन असल वाक़या अभी बयान करने के लिए रह गया है। और असल वाक़या यह है कि माइक हरारे एक जासूस के साथ जिस त्यारे में सफ़र कर रहा था,
इस त्यारे ने 1 घंटे के लिए लंदन में अपनी परवाज़ मुलतवी की थी। हरारे कई मुसाफिरों के साथ उतरकर एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में आया। वहाँ हमने पहले से एक डमी माइक हरारे तैयार कर रखा था। असली माइक हरारे के दिमाग पर सलमान मुसल्लत रहा। उस असली ने नकली हरारे को अपना पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात दे दिए। वह डमी हरारे तमाम चीज़ें लेकर तैयार में आ गया। वह डमी एक यहूदी था जिस पर बारबरा ने तनवीमी अमल करके माइक हरारे बना दिया। उधर सलमान ने असली माइक हरारे को लंदन के कॉटेज में पहुंचाया। वहां उस पर आर्जी तनवीमी अमल करके उसे MIM का सरबरा बना दिया और उसके दिमाग में यह नक्श कर दिया कि तेल अबीब में जब वो गोली खाकर जख्मी होगा तो उसे याद आ जाएगा कि वह MIM का सरबरा नहीं बल्कि माइक हरारे है। और जब यहूदी टेलीपैथी जानने वाले तनवीमी अमल के जरिए उसका ब्रेन वॉश करेंगे और उसके दिमाग के तह खाने से मालूमात हासिल करेंगे तो हरारे फिर भूला रहेगा कि वो दिमागी तौर पर सलमान के ज़ेर असर रहता है। उसे सरबरा बनाने के बाद 2 और यहूदियों को ट्रैप करके उन्हें बॉडीगार्ड मुजाहिदीन बनाया गया। यूं ऐलान के मुताबिक उन सबको MIM का सरबरा और मुजाहिदीन बनाकर मुकर्रर वक्त के मुताबिक एक खुसूसी त्यारे में तेल अबीब पहुंचा दिया गया। मैंने पारस को और अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को समझा दिया कि माइक हरारे को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। मैंने हरारे से वादा किया था कि वो आज़ाद रहेगा और अपने तौर पर अपने मुल्क के लिए काम करेगा। लिहाजा तेल अबीब में पारस का मकसद पूरा होने के बाद हरारे को फिर यहूदी टेलीपैथी जानने वालों के चुंगल से रिहा करा दिया जाएगा। फिर वो अपनी मर्जी से जहां चाहेगा चला जाएगा। तेल अबीब में जिस तरह माइक हरारे को MIM का सरबरा समझकर खुशामदीद कहा गया, फिर जिस तरह मरीना ने एक आलाकार के जरिए हरारे को जख्मी किया, इन तमाम वाक़यात का पस मंज़र मैंने अभी बयान किया है कि सरबरा के बहरूप के पीछे असल माइक हरारे किस तरह पहुंच गया। अब आप इसके बाद के वाक़यात मुलाहिज़ा करें। इसराइली इंटेलिजेंस वाले और यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम आदम बरादर्स और टेलीपैथी जानने वाले एंटी मेकअप कैमरों की तस्वीर के जरिए पहले ही समझ गए थे कि MIM का सरबरा बहरूपिया है और उसके पीछे शतरंज का बालमी चैंपियन माइक हरारे छुपा हुआ है जो अमेरिका से एक जासूस के साथ आया है। ये तमाम यहूदी काबरीन के लिए हैरानी की बात थी कि अमेरिका की तरफ से आने वाला माइक हरारे MIM का सरबरा कैसे बन गया। ब्रेन आदम ने फ़ौरन ही उस रिहाइशगाह में फ़ोन किया जहाँ उन्होंने सरकारी तौर पर माइक हरारे को ठहराया था। राब्ता कायम होने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मैं माइक हरारे बोल रहा हूँ। ब्रेन आदम ने पूछा, मिस्टर हरारे क्या हमारे शहर में तुम्हारा कोई हमशक्ल भी है? वो बोला, आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? इतनी बड़ी दुनिया में कितने ही लोग एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं, बल्कि बिल्कुल ही हमशक्ल होते हैं। क्या आपने मेरे किसी हमशक्ल को देखा है? ब्रेन आदम ने रसीवर रखकर एल्पा से कहा, मेजर बर्नार्ड से कहो जिस बंगले में माइक हरारे उसका मुहासरा कर ले, उसे बंगले से बाहर ना जाने दे। टैरी आदम उस कर्नल के दिमाग में रहे जो MIM के फ्रॉड सरबरा का इस्तकबाल कर रहे। तुम भी मेजर बर्नार्ड को मेरा हुक्म सुनाकर कर्नल के पास चली जाओ, मालूम तो हो कि ये दूसरा माइक हरारे कौन है। एल्पा ने ब्रेन आदम की हदायत पर अमल किया। फिर वो भी कर्नल के दिमाग में आई। वहाँ टैरी आदम से कुछ कहना चाहती थी कि उसी वक्त मरीना ने एक फौजी गार्ड के दिमाग में रहकर गोली चलाई। मैंने निशाना ज़रा सा बहका दिया। वो गोली माइक हरारे के बाजू के गोश्त को चीरती हुई निकल गई। वो उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। गोली चलाने वाले फौजी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। उधर एल्पा और टैरी आदम ये सोच रहे थे कि वो फ्रॉड सरबरा योगा का माहिर होगा, लेकिन उसके जख्मी होते ही वो दोनों उसके दिमाग में पहुंच गए। उसके ख्यालात पड़ते ही सबसे पहले ये मालूम हुआ कि वो असली माइक हरारे है और वो सिर्फ शतरंज का नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी ही नहीं बल्कि टेलीपैथी भी जानता है। खुफिया यहूदी तंजीम का एक्सरे मैन मार्टिन भी हरारे के अंदर पहुंचा हुआ था और उन सबका खुफिया पुरस्कार सरबरा दाऊद मंडोला भी उसके ख्यालात पढ़कर ये मालूम कर रहा था कि वो सुपर मास्टर का सिर्फ ख्याल ख्वानी करने वाला ही नहीं बल्कि बहुत से अहम मामलात में उसका मुशीर भी था और बड़ी ही शातिराना चाल चलता था। यही चाल इस बात का सबूत थी कि वो कितना शातिर है। उसने और यहूदिया काबरी ने यहूदियों पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि माइक हरारे टेलीपैथी भी जानता है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि वो अपनी टेलीपैथी को राज में रखकर खुफिया यहूदी तंजीम तक पहुंचने आया था, यानी इसराइल की पुश्तपनाही करने वाला अमेरिका दोहरी चाल चल रहा था। एक तो यहूदियों के हमायत में MIM के असली सरबरा को बेनकाब करना चाहता था, दूसरी तरफ दरपर्दा खुफिया यहूदी तंजीम के सरबरा तक पहुंचने का मकसद लेकर आया था। एल्पा ने ब्रेन आदम के पास आकर कहा, बिग ब्रदर वो बहरूपिया सरबरा असली माइक हरारे है और उसके चोर ख्यालात ने यह ज़बरदस्त इंकशाफ किया है कि हरारे टेलीपैथी जानता है। ब्रेन आदम ने कहा, यह तो बड़ी चौंका देने वाली बात है। मैंने अभी हरारे को अपनी तंजीम के खुफिया ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। तुम और टैरी उसके दिमाग पर हावी रहो ताकि दूसरे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में जगह न बना सकें। वो दाऊद मंडोला की मर्जी के मुताबिक बोला, प्लीज़ आप फ़ौरन हरारे को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाएं। सबसे पहले दुश्मनों का रास्ता रोकें और अगर दुश्मन पहले से उसके अंदर हैं तो उसके बेहोश होते ही बाहर निकल जाएंगे। तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वाले और दूसरे आदम ब्रदर्स तेज़ी से हरकत में आ गए। एक फ़ौजी डॉक्टर ने आकर हरारे को एक इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर दिया। कई वीडियो कैमरे इन तमाम मनाजिर को सैटेलाइट के जरिए सारी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर पेश कर रहे थे। एक फ़ौजी अफसर ने कैमरे को देखते ही कमेंट्री की और कहने लगा, नाजरीन हम MIM के सरबरा की आमद पर ऐसे मनाजिर देख रहे हैं।
जो हमारी और आपकी तवक्को के खिलाफ हैं। वहाँ 2 मातहत डॉक्टर और एक जासूस आ गया। कमेंट्री हो रही थी। नाजरीन, जिस सरबरा को जख्मी देख रहे हैं, ये एक फ्रॉड है और बहरूपिया है। अभी आपकी नज़रों के सामने ये माहिरीन इसके चेहरे का मेकअप साफ कर रहे हैं। आप तवज्जो से देखें ताकि इसराइली हुकूमत पर इल्ज़ाम ना आए कि हमने असली सरबरा को जख्मी करके गिरफ्तार किया है। इस कमेंट्री के दौरान चेहरे का मेकअप साफ कर दिया गया और अब स्क्रीन पर माइक हरारे का चेहरा साफ नजर आ रहा था। कमेंट्री करने वाला शख्स कह रहा था, बेशुमार नाजरीन इसे पहचानते होंगे कि यह शतरंज का आलमी चैंपियन है, और इसके साथ जो मुजाहिदीन आए आप उन्हें भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके चेहरों से भी मेकअप उतरा है और ये सारी दुनिया के सामने साबित हो रहा है कि MIM के सरबरा ने सिर्फ हमें फ्रेम नहीं दिया है, बल्कि आप सबको भी हमारे साथ अहमक बनाया है। माइक हरारे और उसके साथ आने वाले दोनों मुजाहिदीन अपने असली चेहरों के साथ नजर आ रहे थे। हरारे बेहोश हो चुका था। उसे स्ट्रेचर पर डालकर फौज की निगरानी में एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था। कमेंट्री करने वाले ने कहा, नाजरीन, MIM का सरबरा अपनी आमद का जो ड्रामा प्ले करा था वो खत्म हो चुका है। वो बहरूपिया बेहोश हो गया है। उसके होश में आने के बाद उसका बयान लिया जाएगा, फिर जो हकीकत सामने आएगी वो आपके सामने पेश कर दी जाएगी। तब तक के लिए हम यह सैटेलाइट के जरिए पेश होने वाले प्रोग्राम को मुलतवी कर रहे हैं। वॉशिंगटन में सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान टीवी स्क्रीन पर यह तमाम तमाशा देख रहे थे। जब बहरूपिया सरबरा का मेकअप साफ किया गया और उन्हें माइक हरारे का चेहरा नजर आया तो वो बड़ी बेयकीनी से स्क्रीन को यूं घूरने लगे जैसे आंखें गलत देख रही हों या टीवी के जरिए गलत मंजर पेश किया जा रहा हो। सुपर मास्टर ने रिसीवर उठाकर फौरन ही हॉटलाइन पर ब्रेन आदम से रब्ता किया। उसके मातहत ने कहा, मिस्टर आदम बहुत मसरूफ़ हैं, आप पैगाम दे सकती हैं। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर ब्रेन आदम से कहो स्क्रीन पर जो माइक हरारे नजर आ रहा है वो फ्रॉड होगा और उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फौज के किसी आला अफसर से मेरी बात करो। थोड़ी देर बाद एक फौजी अफसर ने कहा, अभी हमें आपका पैगाम मिला है। आप लोग मीठा जहर हैं, हलक से उतरते वक्त कड़वाहट का पता नहीं चलता है। टेलीपैथी जानने वालों ने तस्दीक की है कि वो आप ही का भेजा हुआ असली माइक हरारे है। क्या आप हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को झुटलाएंगे? हमें हैरान है कि हमारा माइक हरारे एक जासूस के साथ पिछले ही दिन आपके पास पहुंच गया, फिर वो आज एक खुसूसी त्यारे से कैसे आया? 2 माइक हरारे तो हो नहीं सकते। 2 हैं। अभी एक माइक हरारे अपने जासूस के साथ यहाँ एक बंगले में है और हम ज़रा फुर्सत से मालूम करना चाहते हैं कि वो दूसरा हरारे कौन है। सुपर मास्टर ने कहा, फिर तो हम यकीन से कहते हैं कि वो दूसरा हमारा असली माइक हरारे है। ख्याल ख्वानी करने वाले असली को पहचानते हैं। उन्होंने ज़ख्मी हरारे के दिमाग से वो राज मालूम किया जिसे तुमने हमसे छुपाया था। तुम सारे यहूदी हमारे दोस्त हो और दोस्तों से राज छुपाए नहीं जाते। बड़े अच्छे दोस्त हो। क्या हमसे ये नहीं छुपाया गया था कि तुमने माइक हरारे को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का इल्म दिया है? ये हमारे मुल्क का राज है कि हमारे पास टेलीपैथी जानने वाले कौन कौन लोग हैं। हमने कभी तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों की तादाद नहीं पूछी। तुम्हें भी ना पूछना चाहिए, ना शिकायत करना चाहिए। हमारी रिपोर्ट में जो भी आएगा और उसके मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट हम हासिल करते हैं। और आपने हरारे के बारे में हमसे कहा था कि मुकम्मल रिपोर्ट दी जा रही है। अगर हमें मालूम होता कि वह टेलीपैथी जानता है तो हम उसे अपने मुल्क में आने ही ना देते। आप लोग एक मामूली सी बात को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको एतराज़ है तो माइक हरारे को वापस भेज दें। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, हम ऐसे नादान नहीं हैं कि एक टेलीपैथी जानने वाला कीमती सरमाया मिले और हम उसे वापस कर दें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने पास रखेंगे। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसे वापस करेंगे, वरना हमारी आपस की कशीदगी दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, हमारे और अमरीकी हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा होता है, जो लेन देन होता है, या हमारे दोनों मुल्कों में एक दूसरे की आमदोरफ्त होती है, वो सब तहरीरी होती है। माइक हरारे की यहाँ आमद के मुतालिक आपकी जो तहरीरी रिपोर्ट है उसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि माइक हरारे टेलीपैथी जानता है। लिहाजा आप किसी टेलीपैथी जानने वाले हरारे की वापसी का मुतालबा न करें। यानी आप माइक हरारे को अपने मुल्क में कैदी बनाकर रखेंगे? हरगिज़ नहीं। वो दूसरा माइक हरारे जो एक जासूस के साथ आया है उसे वापस कर देंगे। यानी आप लोग हमारे एक टेलीपैथी जानने वाले पर कब्जा जमाएंगे। क्या ये नहीं समझ रहे हो कि वो MIM का सरबरा अपनी आमद की झूठी इतला देकर हम 2 ममालिक को आपस में लड़ा रहा है? उस सरबरा से गुफ्तगू होगी तो हम पूछेंगे कि वो हम एक दूसरे से क्यों लड़ा रहा है। फिर यह हकीकत भी मालूम करेंगे कि उस सरबरा ने वाकई हमारे यहाँ आने का फैसला किया था, या आप माइक हरारे को सरबरा बनाकर और हमारे पास भेजकर उस हरारे की टेलीपैथी के जरिए हमारे मुल्क के अंदरूनी राज जानने की फिक्र में थे। सुपर मास्टर ने कहा, आप एक इसराइली फ़ौजी अफसर हैं, आप फ़ौज के मामलात को समझते हैं, लेकिन ये मौजूदा मामला आपका नहीं है। आपका कोई बड़ा ओहदेदार जो सियासी बारीकियों को समझता हो वो मुझसे गुफ्तगू करे तो बेहतर है। आप नहीं जानते कि आप इस मामले को गलत रंग देकर अमेरिका जैसे दोस्त और सबसे बड़े मोहसिन पर झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिला, मैं सिर्फ एक फ़ौजी अफसर नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर दाऊद मंडोला है और वह आपकी सियासी साजिशों को खूब समझता है। मैं उसी मंडोला की हदायत पर अभी बोल रहा हूँ। सुपर मास्टर चंद लम्हा तक खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा तो मैं इतनी देर से उस मंडोला से बातें कर रहा हूँ जो हमसे बागी होकर हमें धोखा देकर वहाँ इसराइल में बैठा हुआ है। इस बार उस फौजी अफसर के मुंह से दाऊद मंडोला की आवाज़ और लहजा सुनाई दिया।
मैंने धोखा देना तुम लोगों से सीखा है। तुम लोग यहूदियों को दोस्त नहीं बल्कि इस्लामी ममालिक के खिलाफ एक मोहरा बनाते हो। अगर मुमलिकत इसराइल को तुमसे 25% फ़ायदे हासिल होते हैं तो तुम्हें हमारी हुकूमत से 100% फ़वायद हासिल हो रहे हैं। तुम गैर ज़रूरी बातें कर रहे हो। मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करो। तुमने मुझे इल्ज़ाम दिया कि मैं तुम लोगों को धोखा देकर इसराइल चलाया हूँ, लिहाजा पहले उसका जवाब सुन लो, और ये जवाब ना भी दूँ तो तुम अपनी कमज़रफ़ी को समझते हो। मुझसे पहले तुमने एक दाऊद मंडोला को गोली मारकर समुंदर में फेंक दिया था। उस मंडोला की जगह मैंने जन्म लिया और इंतकामन तुम लोगों से बागी होकर यहाँ चलाया। जब हमने एक मंडोला को हलाक किया था उस वक्त उसका ताल्लुक इसराइली हुकूमत से नहीं था, वो एक अमरीकी बाशिंदा था। हमने उसे उसके एक जुर्म की सज़ा दी थी, वो मामला मुख्तलिफ था। मैं वहाँ के बड़े ओहदेदार ब्रेन आदम से बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारी गुफ्तगू में ना संजीदगी है ना दानिशमंदी। मिस्टर ब्रेन आदम से गुफ्तगू करने के लिए पता नहीं तुम्हें कितने घंटों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के साथ माइक हरारे का ब्रेन वॉश करने में मसरूफ़ है। सुपर मास्टर ने रिसीवर रखकर सामने बैठे हुए फौज के आला अफसर को देखा, फिर परेशान होकर कहा, हमने अभी जिस बहरूपीय सरबराह को असल रूप में देखा था वो वाकई हमारा असली माइक हरारे है। फिलवक्त सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो यहूदियों के चुंगल में फंस गया है। वो लोग उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक आला अफसर ने कहा, यह तो निहायत ही तशवीशनाक खबर है। माइक हरारे हमारा सबसे ज़हीन और शातिर टेलीपैथी जानने वाला है। वो भी हमसे छीना जा रहा है। वो यहूदियों का ताबेदार बन जाएगा तो उनके ख्याल ख्वानी करने वालों की कुव्वत कितनी बढ़ जाएगी। एक और फौजी अफसर ने पूछा, क्या हम अभी किसी वक्त यहूदियों को उसकी ब्रेन वॉशिंग से नहीं रोक सकते? सुपर मास्टर ने इंटरकॉम के जरिए पहले पूजा से फिर पातशाह से रब्ता किया और कहा, फ़ौरन मेरे बंगले में आओ, हमें एक हंगामी मसला दरपेश है, कम ऑन हरी अप। फिर उसने रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज से रब्ता करके कहा, माइक हरारे की एक वीडियो फिल्म फ़ौरन लेकर आओ। पूजा और पातशाह का क्याम भी वहीं मिलिट्री हेडक्वार्टर में था। तमाम टेलीपैथी जाने वालों के रिकॉर्ड्स भी उसी हेडक्वार्टर में थे। वो सब 15 मिनट के अंदर पहुंच गए। इंचार्ज एक वीडियो कैसेट देकर चला गया। सुपर मास्टर ने पूजा और पातशाह को बैठने के लिए कहा, फिर उनसे कहने लगा, हमारा कोई टेलीपैथी जाने वाला हमारी नई प्लानिंग के मुताबिक एक दूसरे से दिमागी राब्ता नहीं रखता है। जब उन्हें राब्ते की ज़रूरत होती है तो वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। पूजा और पातशाह, तुम दोनों भी यही करते हो। हमारा एक टेलीपैथी जाने वाला बहुत ज़हीन शख्स माइक हरारे यहूदियों की गिरफ्त में आ गया है और वो उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों माइक हरारे के अंदर जाओ और जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है उसमें दुश्मनों को नाकाम बनाओ। पूजा ने कहा, लेकिन सर, हमने आज तक माइक हरारे को ना देखा है और ना ही उसकी आवाज़ सुनी है। सुपर मास्टर ने वो वीडियो कैसेट एक टीवी पर उन्हें दिखाया। पूजा और पातशाह बड़ी तवज्जो से माइक हरारे को टीवी स्क्रीन पर चलते फिरते और बोलते दिख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अब टीवी बंद कर दें। उन्होंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर थोड़ी देर बाद दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। पातशाह ने कहा, सर, मेरी सोच की लहरें भटक रही हैं। पहली बार मैं एक ऐसे दिमाग में पहुंचा जो गाफिल था। वो शख्स यकीनन बेहोश होगा। मैंने फिर एक बार कोशिश की। शायद मुझसे हरारे की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेने के सिलसिले में गड़बड़ हो गई थी। दूसरी बार मैं माइक हरारे के दिमाग में पहुंच गया। पूजा ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं पहली बार किसी गाफिल के दिमाग में पहुंची। दूसरी बार जिस माइक हरारे के अंदर पहुंची वह हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला था और कोई यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाला उससे मुख्तलिफ सवालात कर रहा था। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े तो मालूम हुआ कि वो माइक हरारे टेलीपैथी नहीं जानता है। पातशाह ने कहा, मैंने भी यही मालूम किया, लेकिन जो माइक हरारे टेलीपैथी नहीं जानता है वो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक जासूस के साथ तिलबैब के एक बंगले में है। सुपर मास्टर ने कहा, बात समझ में आ गई। हमारे जासूस के साथ जो हरारे है वो नकली है और जो असली है वो कहीं गाफिल पड़ा है, यानी उसे बेहोश रखा गया है ताकि कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर पहुंचकर उसके किसी काम ना आ सके। एक आला अफसर ने कहा, इसका मतलब ये है कि अभी हमारे असली माइक हरारे का ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, उसे टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों से दूर रखने के लिए बेहोश कर दिया गया है। हाँ, ये बात ज़रा इत्मीनान बख्श है कि यहूदियों को हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों से और दूसरे टेलीपैथी जाने वालों से अंदेशा है कि जब वो ब्रेन वॉश करते रहेंगे और हरारे को तनवीमी अमल के ज़रिए ताबेदार बनाते रहेंगे तो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके अमल को नाकाम बनाते रहेंगे। एक अफसर ने पूछा, लेकिन वो माइक हरारे को कितने घंटों और कितने दिनों तक बेहोशी की हालत में रखेंगे? सुपर मास्टर ने कहा, उन्होंने उसे बेहोश बनाए रखने का यार्जी तरीका इख्तियार किया है। देखना यह है कि वो दूसरे कौन से तरीके इख्तियार करके हमारे टेलीपैथी जाने वालों से हमारे हरारे को दूर रख सकेंगे। फिर उसने पूजा और पातशाह से कहा, तुम दोनों दूसरी मसरूफियात छोड़ दो और बारी बारी 6 घंटे तक माइक हरारे के दिमाग में हर 5-10 मिनट के वक्फे से जाते रहो। वो हरारे को तुम्हारी सोच की लहरों से दूर करने का कोई भी तरीका इख्तियार करें तो फ़ौरन हमें बताओ और उनके तरीक़ेकार के सामने रुकावट बन जाओ। पूजा ने कहा, सर, जो माइक हरारे गाफिल पड़ा हुआ है उसके अंदर हमारी या किसी की भी सोच की लहरें चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकेंगी। यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले भी शायद अब सोच की लहरों से काम ना लें, वो किसी और तरीके से हरारे की शख्सियत को तब्दील कर सकते हैं। वैसे हम आपके हुक्म की तामील करेंगे और उसके दिमाग में अपनी सोच की लहरों को पहुँचाते रहेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और अपने अपने बंगले में पहुँचते ही अपनी अपनी ड्यूटी के मुताबिक हरारे के पास जाना शुरू कर दो
और मुझे इतला देते रहो कि तुम दोनों में से कौन कब से कब तक ड्यूटी पर रहता है। मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम में से कोई अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं कर रहा है। अब जाओ। पूजा और पाशा वहाँ से चले गए। सुपर मास्टर ने कहा, ये कितना बड़ा अलमिया है। बल्कि एक मज़का खेज बात है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर मशीन है और फिल वक्त पूजा और पाशा ही दो काम के टेलीपैथी जाने वाले रह गए हैं और हमारे दुश्मनों के पास टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज बनती जा रही है। एक अफसर ने कहा, हमें फौरी तौर पर दो अहम इकदाम करने होंगे। एक तो ये कि इसराइली हुकाम से हर तरह का ताउन ख़त्म किया जाए। उनसे कहा जाए कि तुम्हारा मुल्क एक चूंटी के बराबर है। अगर तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो गए तो तुम एक चुटकी में मसल देंगे। हमारी तरफ से इखलाकी और गैर इखलाकी किसी तरह की इमदाद तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर अपने सर पर सुपर पावर का साया रखना चाहते हो तो फ़ौरन माइक हरारी को रिहा करो। अगर उसका ब्रेन वॉश करोगे तो मुमलिकत इसराइल दुनिया के नक्शे से वॉश हो जाएगा। सुपर मास्टर ने कहा, हमारे सदर साहब इसराइली हुकाम को ऐसी धमकियां देकर माइक हरारी को वापस बुला सकती हैं। आप दूसरा कौन सा इकदाम उठाने को कह रहे हैं? दूसरा कदम यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके माइक हरारी जैसे चंद ज़हीन और चालबाज मगर मुहिब वतन अमरीकी जवानों को ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म दिया जाए। हम टेलीपैथी के मैदान में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बेशक अब यह ज़रूरी हो गया है। मेरी नज़रों में चंद निहायत ज़हीन और चालबाज जवान हैं। मैं उन्हें बुलाऊंगा और आज रात ही को उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारूंगा ताकि वो कल शाम तक हमारे काम आ सकें। आप अफसरान हमारे सदर साहब से रब्ता करके इसराइली हुकाम से माइक हरारी की वापसी का मुतालबा करें। वो सब अपने अपने तौर पर मसरूफ़ हो गए। उधर शी तारा तिलबैब के एक होटल में थी। उसने भी टीवी स्क्रीन पर फ्रॉड सरबरा के पीछे माइक हरारी को देखा तो हैरान रह गई। फिर उसके ज़ख्मी होते ही उसके दिमाग में जाकर चोर ख्यालात पड़े तो तस्दीक होगी कि वाकई वो माइक हरारी है। उसने पारस के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर बोली, ये क्या तमाशा हो रहा है? वो बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अपने कमरे में हूँ और कोई हसीना तमाशा करने के लिए नहीं है। मैं उस तमाशे की बात नहीं कर रही हूँ। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो? तुम ऐसे बेखबर रहने वाले तो नहीं हो कि उस फ्रॉड सरबरा और माइक हरारे से लाइलम रहोगे? हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ और अपनी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। क्या तुम हरारे के अंदर गई थी? हाँ गई थी। वो टेलीपैथी जानने वाला हरारे है। अगर ये तुम्हारी चाल है तो बताओ, उसे यहूदियों के जाल में क्यों फंसा है? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? मुझे पहले अपने मंसूबे की तफसीलात क्यों नहीं बताते हो? जब माइक हरारे ने मुझे ये नहीं बताया कि वह सरबरा बनकर जाएगा और गोली खाकर जख्मी होकर यहूदियों के जाल में फंसेगा तो फिर मैं तुम्हें क्या खाक बताता। देखो पारस, बातें ना बनाओ। ये सारी गड़बड़ तुम करा रहे हो। पिछली बार भी तुमने एक रात किसी को सरबरा बनाकर मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू कराई थी। ऐसा ना करता तो तुम ना मुझे तिलबैब आने देती और ना खुद आती। तुम मुझ पर शुबा करने में वक्त ज़ाया ना करो। ये सोचो कि मैंने एक फ़्रॉड सरबरा से फ़ोन पर तुम्हारी गुफ्तगू कराई थी। ऐसे ही फ़्रॉड किसी ने दूसरी बार तुमसे किया और फ़ोन पर खुद को MIM का सरबरा कहता रहा। फिर ये तीसरी बार एक फ़्रॉड सरबरा तिलबैब पहुँच जाए। कैसे नहीं हो सकता कि बेचारा माइक हरारे इन दो फ़्रॉड सरबराहों के चक्कर में आ गया हो? तुम तो मुझे उलझा कर रख देते हो। अब ये नया पहलू पेश कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, इतनी चालबाजियाँ हो रही हैं, ऐसे में वो असली सरबरा खामोश क्यों है? मुझसे पूछ रही हो जैसे मैं असल सरबरा हूँ। प्लीज़ यहूदी काबरीन के दिमागों में जाओ। मालूम करो कि असली सरबरा ने उनसे रब्ता किया है या नहीं, और ये मालूम करो कि माइक हरारे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ये नहीं मालूम हो सकेगा। हरारे को बेहोश कर दिया गया है। मेरी सोच की लहरें उसके दिमाग से कुछ मालूम नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये तो मालूम कर सकती हो कि वह यहूदी बेचारे हरारे का ब्रेन वॉश करेंगे। क्या तुम उसके साथ ऐसी ज़्यादती होने दोगी? हरगिज़ नहीं। मैं तो चाहूँगी कि माइक हरारे हमारे काबू में आ जाए। उसकी टेलीपैथी और उसकी शातराना चालें हमारे काम आए। इसी जज्बे से जाओ और हरारे के लिए कुछ करो। तुम उसका भला करोगी, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचती रही। फिर उसने इसराइल के आला हाकिम के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला कि टीवी स्क्रीन पर किसी फ्रॉड सरबरा का इंकशाफ हुआ तो MIM वालों ने भी वो मंजर देखा था। अब एक गुमनाम शख्स आला हाकिम से फ़ोन पर पूछ रहा था, क्या MIM के सरबरा ने तहरीरी तौर पर आपको इतला दी थी कि वह तिलबैब आ रहा है, या फ़ोन पर उस सरबरा से आपकी गुफ्तगू हुई थी? आला हाकिम ने कहा, नहीं, ना कोई तहरीरी इतला सरबरा की तरफ से मिली और ना ही फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। लेकिन दमिश्क में मशरूबा नामिया की यहूदी लड़की है। उसके ज़रिए MIM की एक टेलीपैथी जानने वाली ने उसकी आमद की इतला दी थी। मशरूबा के दिमाग में कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली भी आकर गुमराह कर सकती है, और उसने ऐसा ही किया है। किसी ने MIM की तंजीम को बदनाम करने के लिए ऐसी भोंडी चाल चली है, और तुम लोगों ने सारी दुनिया को टीवी स्क्रीन के जरिए दिखाया कि उस नई तंजीम का सरबरा फ्रॉड है। आला हाकिम ने कहा, उसने फ्रॉड किया। हमने उसके चेहरे से मेकअप साफ करके सारी दुनिया को दिखा दिया। दमिश्क में तुम यहूदियों के नापाक अज़ाइम के खिलाफ जो वीडियो कैसेट तैयार की गई थी, अगर वह सारी दुनिया को दिखाई जाए तो तुम्हारे बहुत से फ्रॉड खुलकर सामने आ जाएंगे। हम तुम्हें वार्निंग देते हैं कि जो सरबरा तिलबैब में आया है और तुम्हारी कैद में है, उसके मुतल्लिक तहकीकात करो और दुनिया के बताओ कि MIM को बदनाम करने के लिए ऐसी कमज़ोर चाल चली गई थी। तुम कौन हो? यकीनन इसी शहर के किसी टेलीफोन बूथ से बोल रहे हो। क्या रूबरू आकर गुफ्तगू नहीं कर सकते?
ज़रूरत पड़ी तो रूबरू भी आऊँगा। फिलहाल जल्द से जल्द उस फ्रॉड सरबराह को सैटेलाइट के जरिए सारी दुनिया के सामने पेश करो या इतराफ़ करो कि एमआईएम के सरबराह ने तेल अवीब आने की कोई इतला नहीं दी थी और एमआईएम के सरबराह को बदनाम करने के लिए यह ड्रामा प्ले किया गया। अगर आज रात तक हमारी पोजीशन साफ ना की गई और हमें बदनामी से ना बचाया गया तो हम दमिश्क वाला कैसेट दुनिया के सामने पेश कर देंगे। इससे धमकी के बाद फ़ोन बंद हो गया और वो आला हकीम इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम को यह सारी बातें बता रहा था। ब्रेन आदम ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, इसमें शुबा नहीं है कि एमआईएम जैसी ज़बरदस्त तंजीम ने ऐसी बचकाना चाल नहीं चली है। माइक हरारे सुपर मास्टर से ताल्लुक़ रखता है। हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले हरारे के चोर ख्यालात पड़ चुके हैं। हरारे एक मंसूबे के तहत अपनी टेलीपैथी की सलाहियत को छुपा कर यहाँ आया था और यहूदी खुफिया तंजीम की जड़ों तक पहुँचना चाहता था। आला हाकिम ने कहा, फिर तो बेशक हमें एमआईएम से ख्वामखा दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहिए। मैं अभी हुक्म देता हूँ कि जल्द से जल्द दुनिया वालों के सामने एमआईएम के सरबराह की बेगुनाही और नामालूम दुश्मनों के फ्रॉड का एतराफ़ किया जाए। जी हाँ, यह एतराफ़ कर लिया जाए, लेकिन अभी सुपर मास्टर के खिलाफ कोई बात ना की जाए। अगरचे उसने माइक हरारे के जरिए दुश्मनी की है, लेकिन हमें अभी मसलियत से काम लेना होगा। आला हाकिम के पास जिस गुमनाम शख्स का फ़ोन आया था वह शख्स टेलीफोन बूथ से बाहर आया। वह शख्स कोई और नहीं पारस था। होटल के सामने ही टेलीफोन बूथ से बोलने के बाद लॉन में आकर बैठ गया। बैरे को एक कप कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। उसे यकीन था कि अभी शीतारा फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनाने आएगी। वो आने वाली थी। आला हाकिम के दिमाग से पहले ये बात मालूम कर रही थी कि उसके और ब्रेन आदम के दरमियान क्या बातें हो रही हैं। वह अपने मुश्तरका फैसले के मुताबिक एमआईएम की बेगुनाही का एतराफ़ करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे वक्त पर्सनल सेक्रेटरी ने आला हाकिम को इतला दी कि अमरीकी सदर फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाले हैं। शीतारा उस आला हाकिम के दिमाग में रह गई। ब्रेन आदम ने आला हाकिम से कहा, आप अमरीकी सदर से गुफ्तगू करें। हमें अंदाज़ा है कि माइक हरारे की वापसी का मुतालबा किया जाएगा। मैं टेरी आदम को भेज रहा हूँ। वो आपके अंदर रहकर मौजूदा हालात के मुतालिक माकूल जवाबात देगा। 1 मिनट के अंदर ही शीतारा ने आला हाकिम के अंदर टेरी आदम की सोच की लहरें सुनी। वह बोल रहा था, सर मैं हाजिर हूँ, आप अमरीकी सदर से गुफ्तगू करें। गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। उधर से अमरीकी सदर ने कहा, हमारे दरमियान कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है, हम ये गलत फहमी दूर कर देंगे। माइक हरारे हमारा बहुत अहम टेलीपैथी जानने वाला है, आप उसे आज ही पहली फ़्लाइट से वापस भेज दें। आला हाकिम ने कहा, हमारे टेलीपैथी जानने वाले ने माइक हरारे के ख्यालात पढ़े हैं। किसी के भी चोर ख्यालात ख्याल ख्वानी करने वालों से नहीं छुपते। सुपर मास्टर ने बाकायदा प्लानिंग के तहत हरारे की टेलीपैथी जानने वाली सलाहियत को हमसे छुपाया। हरारे के चोर ख्यालात ने यह तस्लीम किया कि वह यहूदी तंजीम की जड़ों तक पहुंचने यहाँ आया था। ऐसी सूरत में क्या वो हमारा मुजरिम नहीं है? ऐसे जुराइम आपके अहम ओहदेदारों ने भी किए हैं। हमारे कितने ही टेलीपैथी जानने वालों को अपना ताबेदार बना लिया, लेकिन हम चंद सियासी मजबूरियों के बायस खामोश रहे। लिहाजा आप भी बहस व मुबाहसे के बगैर हरारे को वापस कर दें। आला हाकिम ने कहा, मैं आपके मुतालबे को नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि हम इसराइली और अमरीकी एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हैं। लेकिन मैं पहले यहाँ के यहूदी अकाबरीन के सामने आपका मुतालबा पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो अकाबरीन हमारे आपस के ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए माइक हरारे को वापस कर देंगे, लेकिन वापसी आज ही हो जाए। आपकी जल्दबाजी माइक हरारे की जान ले लेगी, क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी हुआ है। आप अपने किसी टेलीपैथी जानने वाले को उसके दिमाग में भेजकर मालूम कर सकते हैं कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। हमारी टेलीपैथी जानने वालों ने रिपोर्ट दी है कि वो वाकई बेहोश है। वो होश में आए तो उसे भेजा जा सकता है। आप समझदार हैं। जब तक डॉक्टर उसे सफ़र की इजाज़त ना दे उस वक्त तक उसे भेजना क्या मुनासिब होगा? क्या आप चाहेंगे कि सफ़र के दौरान उसकी हालत और ख़राब हो जाए? ठीक है, जब वो होश में आएगा तो हमारे टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में जाकर उसकी सही हालत मालूम करेंगे। आप डॉक्टर की नहीं, हमारी ख्याल ख्वानी करने वालों की रिपोर्ट के मुताबिक उसे सफ़र करने और यहाँ आने दें। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। आपके टेलीपैथी जानने वाले उसे सफ़र के काबिल समझेंगे तो उसे भेज दिया जाएगा। उनका राब्ता ख़त्म हो गया। शीतारा पारस के पास आई तो वो होटल के लॉन में बैठा हुआ था और कॉफ़ी का कप खाली कर चुका था। उसने पारस को पहले एमआईएम के एक गुमनाम शख्स और आला हाकिम की गुफ्तगू सुनाई। फिर आला हाकिम और अमरीकी सदर की बातें बताते हुए कहा, इस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि वाकई सुपर मास्टर की चाल थी और उसने माइक हरारे को एमआईएम का सरबराह बनाकर इससे ज़बरदस्त स्कीम के साथ भेजा था कि वो यहूदी खुफिया तंजीम तक पहुंच जाए। पारस ने कहा, अभी तुम कह रही थी कि मैंने कोई गड़बड़ की है और किसी फ्रॉड सरबराह को भेजा है। अब तुमने खुद ही 2 मुल्कों के सरबराहों की गुफ्तगू सुन ली और हकीकत भी मालूम कर ली। हाँ, ये मेरी भूल थी। मैं समझ रही थी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो और मुझसे छुपाकर अपने तौर पर चालें चलते रहते हो। यह तुम्हारी शक करने की आदत कब ख़त्म होगी? वो मुस्कुराकर बोली, मैं कान पकड़ती हूँ, अब कभी तुम पर शक नहीं करूँगी। तुम बहुत अच्छे हो। जिस तरह उंगली से नाखून जुदा नहीं होता उसी तरह औरत के दिल से शक दूर नहीं होता। अगर कोई लड़की कभी मुझसे मुस्कुराकर बात करेगी तो फिर तुम जल भुन जाओगी और यही शक करोगी कि मैं उसे इश्क कर रहा हूँ। देखो, ताने ना दो, मैं कह चुकी हूँ तुम बहुत अच्छे हो। तुम पर कभी शुबा नहीं करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो? इसी होटल के बाहर लॉन में बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि तुम मेरे करीबी सी होटल में हो, फिर भी तुमसे दूरी है। इसी को मुकद्दर कहते हैं कि आदमी कुएं के पास पहुँच कर भी प्यासा रहता है। ऐसी बातें ना करो।
मैं यहाँ होटल के कमरे में तनहा बोर हो रही हूँ, कहो तो अभी चली आती हूँ। ऐसी गलती न करना। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि हमें यहाँ एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसराइली जासूस बैरूनी ममालिक से आने वालों की असलियत मालूम करते फिर रहे हैं। अगर बुरा वक्त आए तो हमें एक साथ उनकी गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। हम अलग रहेंगे तो एक दूसरे के काम आ सकेंगे। वहाँ बड़े होटलों में ग्राहकों को फांसने वाली कॉल गर्ल्स घूमती रहती थी। ऐसी वक्त एक औरत ने आकर पारस से कहा, तुम तनहा हो क्या, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो बोला, मैं तुम्हें खड़े रहने से नहीं रोक सकता, बैठने से कैसे रोक सकता हूँ, ज़रूर बैठो। वो मुस्कुराकर उसके सामने मेज़ के दूसरी तरफ बैठ गई। पारस भी मुस्कुराने लगा। शीतारा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, ऐसे में मुस्कुराना मेरा भी खलाकी फ़र्ज बनता है। मगर ये कहाँ से मरने आ गई है? मेरा ख्याल है मुझ पर मरने नहीं आई है। थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि मुझ पर कभी शुबा नहीं करोगी। मैं किसी से मुस्कुराकर बोलूँगा तो मेरी मुस्कुराहट को इश्क नहीं समझोगी। मैं तुम पर शुबा नहीं कर रही हूँ, इसके आने पर एतराज़ कर रही हूँ। बात तो एक ही है, तुम किसी औरत को मेरे करीब नहीं देख सकती। तुम्हारे अंदर का शक कहता है कि मैं इस औरत पर मर मिटूंगा। एतराफ़ कर लो कि तुम शक्की हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, अभी इसके दिमाग में पहुंचकर इसे वहां से दूर जाने पर मजबूर कर दूंगी। उसने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। उस औरत को पारस से दूर करने के लिए उसके दिमाग में पहुंची, लेकिन वापस आ गई। फिर पारस के अंदर पहुंची। वो औरत मेज़ पर पारस के करीब झुककर कह रही थी, अच्छा तो तुम टेलीपैथी जानते हो। देखो, इनकार न करना, अभी तुम आना चाहते थे, मैंने सांस रोक ली। पारस समझ गया, शीतारा के हसद जलन से बात बिगड़ने वाली थी। वो बोला, आजकल टेलीपैथी का बड़ा जोर है, जिसे देखो वो इसी एक मौजू पर गुफ्तगू करता है, तुम भी यही कर रही हो। वैसे मुझे यकीन नहीं है कि एक शख्स दूसरे शख्स के दिमाग में पहुंच जाता है, और अगर दूसरा सांस रोक ले तो पहला अपने घर वापस आ जाता है। उस औरत ने अपना पर्स खोला, फिर उसमें से एक पिस्तौल निकालकर उसे शाने पर रखकर कहा, तुम्हारी बातों में मक्कारी छुपी हुई है। क्या तुम किसी को अपने दिमाग में आने दोगे या योगा का मुजाहरा करोगे? मेरा दिमाग खराब हुआ है कि योगा का मुजाहरा करूं? तुम पिस्तौल से जख्मी करके मेरे अंदर चली आओगी, जबकि मेरी घरवाली बड़ी शक्की है, किसी औरत को मेरे कमरे के अंदर नहीं आने देती। उस औरत ने दूसरा हाथ पर्स में डाला और एक मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर डायल करने लगी। शीतारा ने पारस के अंदर आकर कहा, ओ गॉड, मैं सोच नहीं सकती थी कि वो कोई जासूस और योगा की माहिर होगी। तुम जल्दी बताओ कि मैं बाहर आकर इसे जख्मी करूं और इसे काबू में कर लूं? मैं तुम्हारे काबू में हूं, इसी ख्याल से खुश रहो और अपनी तरफ से कोई हमाकत न करो, बिल्कुल खामोश रहो। वो औरत राब्ता होने के बाद कह रही थी, हेलो, मैं एक शख्स की आवाज़ सुना रही हूँ, इसे चेक करो। फिर उस औरत ने फ़ोन को पारस के करीब करते हुए पूछा, अपना और अपने मुल्क का नाम बताओ। पारस ने कहा, मेरा नाम बेंजामिन फ्राइड है, लंदन का रहने वाला हूँ, लंदन से लबनान आया था, वहाँ से अब इस शहर में तुम्हारा पिस्तौल देखने आया हूँ। उस औरत ने उस फ़ोन रिसीवर को कान से लगाकर पूछा, क्या इतना काफ़ी है या उसकी बातें सुनो? उसने दूसरी तरफ की बातें सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, क्या आप पियोगे, ठंडा या गर्म? अभी तो तुम मुझे ठंडा कर रही हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यह टेलीपैथी का क्या चक्कर है? कौन तुम्हारे दिमाग में आ रहा था और तुमने कैसे सांस रोक ली? फिर सांस रोकने के बाद जिंदा कैसे हो? कुछ पता नहीं चल रहा है कि सांस ले रही हो या नहीं। वो बोली, तुम बोलते बहुत हो, अभी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। वहाँ यहूदी टेलीपैथी जाने वालों में टालबुट और मनारो की यह ड्यूटी थी कि वो तिलबैब में फैले हुए तमाम सुराग रसानों के मुंतज़िर रहे। जैसे ही कोई यहूदी जासूस किसी पर शुबा करे और उस मशकूक आदमी की आवाज़ सुनाए तो ऐसे किसी आदमी के अंदर पहुंचकर उसकी असलियत मालूम करे। टालबुट उस वक्त पारस के दिमाग में था और यह नहीं जानता था कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला पारस के चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता। वो जिस बहरूप में रहता था उसका दिमाग उसी बहरूप को जाहिर करता। थोड़ी देर बाद टालबुट ने उस जासूसा से कहा, यह वाकई बेंजामिन फ्राइड है, ये जो कह रहा है वही उसका दिमाग भी कह रहा है, तुम इस पर शुबा क्यों कर रही हो? अभी मैं इसके पास आकर बैठी, फिर इससे दो बातें करने के बाद मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। मैं हैरान हूं कि ये टेलीपैथी नहीं जानता, तो फिर वो कौन है जो मेरे अंदर आना चाहता था? टालबुट ने पूछा, याद करो, इस बेंजामिन फ्राइड से पहले और कितने लोगों से मिलती रही हो? कोई होटल के अंदर या बाहर छुपा हुआ तुम्हारे अंदर पहुंचना चाहता है। तुमने योगा का मुजाहरा किया था, वो ख्याल ख्वानी करने वाला मोहतात हो गया, अब वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा, कहीं दूर चला जाएगा। वो बोली, ऐसा भी हो सकता है कि ये शख्स बेंजामिन किसी टेलीपैथी जानने वाले का आलाकार और ताबेदार हो, उस पर तनवीमी अमल किया गया हो और उसे खबर ना हो। हाँ, ऐसा होता है। अक्सर मामूल और ताबेदार बनने वाले को यह पता नहीं चलता कि इस पर कभी तनवीमी अमल किया गया है। वो जासूसा सर झुकाए खामोश रहकर सोच के जरिए टालबुट से बातें कर रही थी। शीतारा ने पारस के जरिए जासूसा का ये अंदाज देखा तो समझ गई कि वह अपने दिमाग में किसी की बातें सुन रही है। शीतारा एक बार उस जासूसा के अंदर जाने की गलती कर चुकी थी, अब दूसरी बार गई तो गलती नहीं हुई। जासूसा के अंदर पहले से ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा था, इसलिए उसने शीतारा की मौजूदगी को महसूस नहीं किया। वो उनकी बातें सुनने लगी। जासूसा कह रही थी, अगर तुम मुसलसल बेंजामिन के दिमाग में रहोगे तो उसका आमिल फिर इसके अंदर आएगा और हमारे मुल्क के खिलाफ इस आलाकार से कोई काम लेगा। टालबूट ने कहा, मैं इस कदर मसरूफ़ हूं कि तिलबैब के जिस इलाके से या मुख्तलिफ सरकारी शोबों से हमारा कोई जासूस फ़ोन पर कॉल करता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर वो जिस पर शुबा करता है मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ता हूँ। ज़रा एक मिनट, फिर कोई जासूस मुझे मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर रहा है, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। जासूसा ने मुस्कुराकर पारस को देखा, फिर कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर शुबा किया। इधर कुछ अरसे से बैरूनी मुल्कों के एजेंट और तकरीबकार हमारे मुल्क में आ रहे हैं।
इसलिए हम उन छुपे हुए दुश्मनों को पहचानने का यह सिलसिला शुरू किया है। बाय द वे, तुम हमारे मतलूबा अफराद में से नहीं हो। मुझे खुशी हो रही है कि मैं शक्कर शुबा से बालातर हो गया हूँ। इस खुशी में तुम्हें लेमन स्क्वाश पिलाऊंगा। उसने वेटर को बुलाकर 2 गिलास ठंडे मशरूब का ऑर्डर दिया। शीतारा ने कहा, पारस, अभी ज़रा देर पहले मैं इसके अंदर गई तो इसने मुझे महसूस नहीं किया। इसके अंदर एक यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा था। पारस ने पूछा, क्या वो बोलने वाला अभी आकर मेरे अंदर तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा? नहीं, उसे दूसरे जासूस ने कॉल किया है। वो वहाँ किसी मशकूक फ़र्द के ख्यालात पड़ा होगा, इसलिए मौका पाकर तुम्हारे पास आई हूँ। खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद ना समझो। मैं सख्ती से ताकीद करता हूँ कि जब तक मैं मोबाइल पर तुमसे रब्ता ना करूँ तो मुझसे दिमागी रब्ता ना करना। बहुत ज़रूरत हो तो पहले मोबाइल फ़ोन पर अपनी आवाज़ बदल कर किसी फ्लर्ट करने वाली लड़की के अंदाज में बोलना। मैं तुम्हें पहचान कर अपने ख्यालात के मुताबिक तुम्हें दिमाग में आने दूंगा। अब जाओ। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और जाने को कह रहे हो। वो ये शुबा कर रहा है कि किसी ख्याल खोनी करने वाले ने तुम्हें अपना मामूल और ताबेदार। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पारस ने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था कि पारस ने उसकी पूरी बात में नहीं सुनी और उसे अपने पास से भगा दिया। फिर उसे अपनी गलती का भी एहसास था कि उसने अनजानेपन में एक ऐसी यहूदी जासूसा के अंदर जाने की कोशिश की थी जो योगा की माहिर थी, और इस तरह उसने पारस को एक मुश्किल में डाल दिया। गलती का एहसास होने के बावजूद यह हसद और जलापा था कि वो औरत पारस के पास बैठी लेमन स्क्वाश क्यों पी रही है और क्यों उसके साथ वहाँ वक्त गुजारी है। वो चाहती थी किसी तरह उसे वहाँ से भगा दे। उसे पारस से दूर करने का एक रास्ता था। शीतारा उस जासूसा के दिमाग में जब उसके और टालबूट की बातें सुन रही थी, तब उसने जासूसा के चोर ख्यालात से वो कोड वर्ड्स मालूम किए थे जिन्हें यहूदी ख्याल खोनी करने वाले जासूसा के अंदर पहुंचते ही अदा करते थे। वह थोड़ी देर तक अपनी एक प्लानिंग पर गौर करती रही। फिर ख्याल खोनी की परवास करके उसने जासूसा के दिमाग में पहुंचते ही मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए। फिर उससे पूछा, ये तुम अपनी ड्यूटी अदा कर रही हो या इस नौजवान के साथ तफरी का शौक पूरा कर रही हो? जासूसे ने ज़रा हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? अगर मुझे नहीं पहचानती हो तो मोटी अकल से समझ सकती हो कि इस मुल्क में जितने ख्याल खोनी करने वाले हैं उनमें से ये एक औरत अल्पा है। मैं और टेरी आदम दूसरे ख्याल खोनी करने वालों की निगरानी करते हैं, इसलिए मुझे ये कोड वर्ड्स मालूम है जो मैंने अदा किए हैं। जासूसा ने कहा, सॉरी मैडम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अहम मसरूफियात के दौरान हमारी भी निगरानी करती हैं। वैसे मैं इस नौजवान के साथ तफरीही वक्त नहीं गुजारी हूँ, बल्कि उसकी बात पूरी होने से पहले टालबूट की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं आ गया हूँ। मगर ये तुम किससे बातें कर रही हो? वो बोलिए, तुम ख्याल खोनी करने वालों की मैडम अल्पा हैं। तुम खुद इन्हें बताओ कि मैं यहाँ वक्त ज़ाया नहीं कर रही हूँ। उसने पूछा, हेलो मैडम, क्या वाकई आप यहाँ मौजूद हैं? शीतारा ने कहा, हाँ, मैं मालूम करती फिर रही हूँ कि हमारे तमाम जासूस जिम्मेदारी से फ़राइज़ अदा कर रहे हैं या नहीं। वो बोला, लेकिन मैडम, मैं आपकी आवाज़ और सोच के लहजे को पहचानता हूँ। आप दूसरी आवाज़ में क्यों बोल रही हैं? मैं हालात को समझ कर मसलहतन आवाज़ और लहजा बदल लिया करती हूँ। टालबूट ने कहा, मैं आपका मातहत हूँ, फिर भी अपने इत्मीनान के लिए चाहूँगा कि आप मेरे दिमाग में आए और जो कोडवर्ड्स मेरे लिए मखसूस हैं उन्हें अदा करें। शीतारा मुश्किल में फंस गई। अगर वो किसी तरह टालबूट के चोर ख्यालात पढ़ चुकी होती तो उसे उन मखसूस कोडवर्ड्स का इल्म होता, मगर हर यहूदी ख्याल खोनी करने वाले के लिए अलग अलग कोडवर्ड्स थे। टालबूट के दिमाग में जाकर कौन से मखसूस अल्फाज अदा करने हैं वो नहीं जानती थी। टेलीपैथिक इल्म सीख लेने से जहानत नहीं मिल जाती और ना ही मौका महल के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करना आ जाता है। उसके लिए बड़ी मश्क, बड़ी रियाजत और मखसूस तरबियत लाजमी होती है। वो सोचती रह गई कि ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। टालबूट ने पूछा, मैडम अल्पा, आप खामोश क्यों हैं? क्या मेरे पास आने के मखसूस कोड वर्ड्स भूल गई हैं? या तुम दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली हो और हमारी मैडम बनकर हमसे फ्रॉड कर रही हो? वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसकी खामोशी उसके फ्रॉड को जाहिर कर रही थी। जासूसा ने कहा, जो हमें फ़रेब दे रही थी वो शायद मेरे दिमाग से भाग गई है। टालबूट ने कहा, वो भाग गई हो या मौजूद हो, यह साबित हो गया कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ नौजवान उस ख्याल ख्वानी करने वाले का साथी है, या फिर हमारे पहले ख्याल के मुताबिक ये जवान उस औरत का मामूल और ताबेदार है। इसे अपनी नज़रों में रखना होगा। जासूसा ने कहा, तुम मेरे अंदर हो, मैं महसूस नहीं कर सकती वो चली गई है या हमारी बातें सुन रही है। अगर सुन रही है तो अभी इस नौजवान के बारे में कुछ ना बोलो। उसके साथ कैसा सलूक करना है ये मैं बाद में तय करूंगी, तुम जा सकती हो। यह सुनते ही शीतारा उसके दिमाग से निकलकर फिर होटल के कमरे में हाजिर हो गई। उसके जी में आ रहा था कि अपनी जगह से उठकर दीवार से सर टकराए। उसने अपनी अकल से काम लेकर और मैडम अल्पा बनकर अपने पारस के लिए बहुत ज़्यादा खतरात पैदा कर दिए थे। जिस महबूब के लिए जिसम ही नहीं जान भी देने को तैयार रहती थी, उसके अतराफ दुश्मनों की दीवार खड़ी कर दी थी। अब दीवार से सर टकराने से, खुद को सजाएं देने से और शर्म से मर जाने से वो पारस को नहीं बचा सकती थी। इसके लिए कोई तदबीर ज़रूरी थी। दानिशमंदी तो यही थी कि पहले वो पारस को खतरात से आगाह कर देती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि वो नाराज़ होता, उसे छोड़कर चला जाता, लेकिन अपनी गैर मामूली जहानत से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था और कहीं पनाह लेकर खुद को महफूज रख सकता था। उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर उससे रब्ता करना चाहा। पता चला पारस ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा है और ऐसा करने में मसलियत समझ में आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि जासूसा उसके करीब रहे तो शीतारा उससे फ़ोन पर रब्ता करे, और दिमागी रब्ते के सिलसिले में वो उसे सख्ती से मना कर चुका था। वो परेशानी से कमरे में टहलने लगी। फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे मुखातिब किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इस गलती की वजह से यहूदी जासूस और ख्याल ख्वानी करने वाले पारस पर शुबा करने लगे हैं। मैंने पूछा, तफसील से बताओ तुमसे क्या गलती हुई है और पारस पर किस तरह का शुबा किया जा रहा है।
वह तमाम वाक़या बताने लगी। मैंने सुनने के बाद कहा, मैंने तुम्हें पारस के साथ रहने का मौका इसलिए दिया है कि तुम टेलीपैथी के अलावा हाजिर दिमागी से भी काम लेना सीखो। कोई भी कदम उठाते वक्त उसके हर पहलू पर गौर करो। तुम्हें मैडम एल्पा बनने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये नहीं सोच सकती थी कि तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वाले एल्पा की आवाज़ और अंदाज को अच्छी तरह समझते होंगे और उनके कोड वर्ड्स भी हर एक के लिए मुख्तलिफ होंगे? मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे ये एक ज़बरदस्त गलती हो गई। मेरी फैमिली में कोई लड़की ना आंसू बहाती है और ना अपनी गलती पर पछताकर वक्त ज़ाया करती है। जब कोई गलती होती है तो उसका तोड़ भी खुद ही करती है। बेहतर है कि तुम खुद को मेरी फैमिली के काबिल साबित करो। अपनी जहानत को काम में लाओ और याद रखो कि बदहवासी में और परेशानी में जहानत कभी काम नहीं आती। मैं वादा करती हूँ कि जहानत से काम लूंगी, लेकिन मेरी एक मदद करें, पारस को खतरात से आगाह कर दें। वो आपका बेटा है, उसने मुझसे रब्ता ख़त्म कर दिया है, आपसे ज़रूर बात करेगा। ये उसकी हिकमत अमली है कि उसने रब्ता ख़त्म किया है। देखना यह है कि तुम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसी हिकमत अमली इख्तियार करोगी। मुझे अफसोस है कि मैं अपने बेटे के लिए और तुम्हारे चाहने वाले के लिए कुछ नहीं करूँगा। अब तुम जाओ। मेरी सांस रोकते ही वो फिर दिमागी तौर पर होटल के कमरे में हाजिर हो गई। अब उसे फिर परेशान होकर टहलना चाहिए था, लेकिन उसके जहन में मेरी ये बात नक्श हो गई थी कि मेरी फैमिली में कोई लड़की ना आंसू बहाती है, ना अपनी गलती पर पछताकर वक्त ज़ाया करती है। जब कोई गलती करती है तो उसका तोड़ भी खुद ही करती है। मेरी इन बातों ने उसके अंदर ये जिद पैदा की कि वो खुद को मेरी फैमिली के काबिल साबित करेगी। वो सामने वाली दीवार को तकने लगी और कोई काम की बात सोचने के लिए पिछले तमाम हालात का जायज़ा लेने लगी।